ठीक है, देखो मियोसिस का ये अपना सेकेंड फेज है। मियोसिस का जो आपका सबसे कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर ड्यूरेशन का फेज है वो है कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के 5 जो सब स्टेजेस थे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद बोलो पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 फेजेस के आपने क्या क्या चेंजेस हैं वो आपने देख लिए। मेटाफेज फर्स्ट, अभी हम मियोसिस फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट के सेकेंड फेज की बात चल रही है, और जब हमने मियोसिस फर्स्ट की स्टार्टिंग करी थी तो मियोसिस फर्स्ट को ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं वो आपको इस मेटाफेज में समझ आ जाएगा। मेटाफेज से ही आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा क्यों रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पहले माइटोसिस का मेटाफेज याद करना है। माइटोसिस का मेटाफेज में क्या था? जो क्रोमोसोम है वो कहां पे? हर क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पर आके अरेंज हो जाता है। मतलब इक्विटोरियल लाइन पर, या मेटाफेज जो लाइन है, हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर इसी लाइन पे आके अरेंज हो जाता है। जैसे 2 क्रोमोसोम है तो दोनों के दोनों इसी लाइन पे आके अरेंज होते हैं। ये याद है ना? मतलब अगर 2 हैं तो दोनों, 46 क्रोमोसोम है तो 46 के 46 इसी इक्विटोरियल लाइन पर, इक्विटोरियल प्लेट पर, मेटाफेज प्लेट पर आके अरेंज होते हैं। ये माइटोसिस का मेटाफेज है। अब मियोसिस का जो मियोसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें इसी का जस्ट थोड़ा सा चेंज है। यहां आपने प्रोफेज फर्स्ट में एक वर्ड समझ लिया, सिनेप्सिस। क्या समझ लिया? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मीनिंग क्या था? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका पेयरिंग हो जाता है। आगे के फेजेस में आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, फिर वो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियास्मेटा का। वो सब कुछ हमने कर लिया, देख लिया। ये जो मेटाफेज फर्स्ट है, यहां भी क्रोमोसोम सेल के मेटाफेज प्लेट पर ही आके अरेंज होते हैं। कहां अरेंज होंगे? मेटाफेज प्लेट पर ही आके अरेंज होते हैं। सेंट्रियोल मूव कर जाता है, अपोजिट पोल्स पर करना स्टार्ट कर जाता था प्रोफेज में ही, और ये यहाँ अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुका होता है स्पिंडल फाइबर की मदद से। जो आपके ये क्रोमोसोम्स हैं, है ना, वो क्रोमोसोम पेयर में आके इस मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? पेयर में। वो पेयर क्या कहा जाता है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे 2 पेयर की बात करें तो एक क्रोमोसोम यहां, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से आके अरेंज यहां हुआ, दूसरा यहां होगा। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ही यहां भी अरेंज करवाएगा इन क्रोमोसोम्स को। अटैचमेंट वही काइनेटोकोर होगा। ठीक है, बट क्रोमोसोम कैसा अरेंज हुआ? पेयर में। कैसा अरेंज हुआ? पेयर में, है ना। अब जैसे मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूं तो 46 क्रोमोसोम थे, तो ये 23 पेयर्स यहां अरेंज होंगे। और माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था? 46 के 46 क्रोमोसोम अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट पर। यहां कितने अरेंज होंगे? 46 क्रोमोसोम अरेंज होंगे, बट पेयर में 23 पेयर्स अरेंज होते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। कौन से फेज में? मेटाफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के। यही डिफरेंस है मेटाफेज सेकंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। मेटाफेज सेकंड जब आएगा, सेम एज इट इज माइटोसिस की तरह हर क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होता है, सेम जैसा माइटोसिस में होता है। बस वो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में होगा, बट मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में ऐसा नहीं होगा। मेटाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट में आपको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होंगे। कहां पे? इक्विटोरियल प्लेट पर, मेटाफेज प्लेट पर। यहां 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में अरेंज होंगे। ये आपका 23 पेयर क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यही लिखा है। बाईवैलेंट, बाईवैलेंट बोले तो इनको हमने क्या बोला था? बाईवैलेंट या फिर टेट्राड। क्या बोला था? टेट्राड। ये अरेंज हो जाते हैं इक्विटोरियल प्लेट पर टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट,
एंड द माइक्रोट्यूब्यूल जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं फॉर्म अपोजिट पोल. स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर ऑफ द ईच क्रोमोसोम. ये स्पिंडल फाइबर ही मूव कराएगा, है ना. तो ये कुछ चेंज हुआ इनमें और पेयर में आके क्रोमोसोम अरेंज हो गया इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट पर. इस पिक्चर को देखो, आपको ये समझ आ जाएगा. प्रोफेज फर्स्ट हो गया, रैंडम अरेंजमेंट है, पेयरिंग यहाँ हो चुकी है होमोलोगस क्रोमोसोम की. अब ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज कहाँ हो गए? मेटाफेज प्लेट पर. एंड अगेन नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का, यहां भी वही स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा पोल्स की तरफ और क्रोमोसोम को अपनी तरफ ले जाएगा. अब जो क्रोमोसोम जाएगा, एक क्रोमोसोम एक पेयर का एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. इस पेयर का एक क्रोमोसोम इस पोल पे, इस पेयर का क्रोमोसोम एक जो है वो दूसरे पोल पे चला आएगा ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट. अब अगर याद, अब थोड़ा सा और आगे चले आए, टेलोफेज फर्स्ट में वही डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. 2 सेल बना इस 4 क्रोमोसोम वाली सेल से. कितने क्रोमोसोम थे उसमें? 4 क्रोमोसोम थे, 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. ये जो 2 आपके डॉटर सेल्स बने, ये क्या बने? डाइएड नहीं, ये डॉटर सेल है. अच्छा, डाइएड ऑफ डॉटर सेल है, ठीक है. जो ये डॉटर सेल्स बने, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? जस्ट हाफ. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेटाफेज में अगर ये पेयर में अरेंज नहीं होते तो आधे इक्वल हाफ में यहाँ डिवीजन नहीं होता है ना, फेज में बढ़ते नहीं, और बढ़ते नहीं तो हाफ में वो सेल के पास हाफ क्रोमोसोम नहीं होता. यही मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन इसी वजह से होता है, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट में पेयर, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट पर. एंड एनाफेज में हर पेयर का क्रोमोसोम एक एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाता है. जब अपोजिट पोल पर पेयर का एक क्रोमोसोम गया, दैट मींस द जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंचे. जबकि वहां क्या होता था? हर क्रोमोसोम यहां अरेंज होता, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता. क्या होता? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते. यहां स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो हुआ नहीं. क्या हुआ? क्रोमोसोम पेयर का एक उधर चला गया, एक इधर चला गया, तो क्या हो गया? जस्ट हाफ. तो मेटाफेज फर्स्ट में या एनाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता. ये डिफरेंस है माइटोसिस के और मेटाफेज में और मियोसिस के मेटाफेज में, एनाफेज में, सॉरी, इसमें एनाफेज. एनाफेज फर्स्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं. एनाफेज सेकंड मत समझ लेना. मियोसिस का एनाफेज फर्स्ट में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, जबकि माइटोसिस के एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है. और इसी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ना होने की वजह से रिडक्शनल डिवीजन ये कहा जाता है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. एंड देन यहाँ पे टेलोफेज फर्स्ट चला, साइटोकाइनेसिस चला, 2 डॉटर सेल बने, एंड देन 2 डॉटर सेल के पास जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ. उसके बाद एक वर्ड है इंटरकाइनेसिस. अब इंटरकाइनेसिस वर्ड क्या है? इंटरकाइनेसिस का मतलब समझो, जैसे अपन ने इंटरफेज की बात करी थी, है ना. इंटरफेज का मतलब क्या था? एक प्रिपरेटरी फेज है ना. अब वो प्रिपरेटरी फेज, जब ये हम जो डॉटर सेल देख रहे हैं, अब इसको नॉर्मल सेल साइकिल को फॉलो करना होता तो ये जाता G1 में, फिर S में, फिर G2 में जाता, एंड देन उसके बाद इसका आता है M फेज, फिर से डिवाइड करता. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले ये सारा कुछ समझ लिया कि एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ये सेल एज इट इज एंटर कर जाती है M फेज में, इन फेजेस को बाईपास करके, इन फेजेस को बाईपास करके. ठीक है, कहां जाएगी? सीधा M फेज में. बट एक छोटा सा गैप आता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, एक छोटा सा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का गैप आता है. एंड दैट गैप, दैट इंटर रेस्टिंग फेज जो छोटा सा आता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस. एंड ये प्रिपरेशन है फॉर द मियोसिस सेकंड,
जब भी इंटरकाइनेसिस के दौरान जो डॉटर सेल बनी है उस गैप में अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द मियोसिस सेकेंड। एंड अगेन वो एम फेज ही है, कोई G1 S and G2 को में नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट एम में जा रहा है। इट इज लाइक इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, बट क्या डिफरेंस है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एब्सेंट इन इंटरकाइनेसिस। नहीं तो इंटरफेज में क्या होता था, एक एस फेज भी आता था, G1 S and G2। यहां ऐसा कुछ नहीं होता, रेप्लिकेशन नहीं होता, इंटरकाइनेसिस होता है, गैप पीरियड आता है, एक इंटरवल आता है प्रिपरेशन के लिए। वो प्रिपरेशन यहां पे क्या नाम दोगे? इंटरकाइनेसिस। बट इस इंटरकाइनेसिस की या फीचर बोल लो या डिफरेंस बोल लो कि इनमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, जैसा कि हमने इंटरफेज में देखा है। Interkinesis is generally short-lived. Interkinesis is followed by prophase second, that is a meiosis second का पहला phase है ना? And a much simpler prophase than the prophase first. जो prophase first के comparison में prophase second को देखोगे तो बहुत आसान सा होता है, बहुत simple सा होता है, same as it is mitosis. प्रोफेज फर्स्ट जो आपका था वो कैसा था? बहुत कॉम्प्लेक्स। एंड प्रोफेज सेकेंड कैसा है? बिल्कुल सेम एज इट इज माइटोसिस। अब स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकेंड, यहां भी वही सारे फेजेस आएंगे। प्रोफेज आता है बट इसके साथ क्या वर्ड लिख देंगे? सेकेंड। दूसरा फेज क्या आएगा? मेटाफेज आ जाएगा, बस वर्ड क्या लिख देंगे? सेकेंड। तीसरा एनाफेज होगा जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा है, बट सेकेंड। एंड लास्ट वन इज द टीलोफेज। एंड बस क्या लिखेंगे? सेकेंड। और लास्ट में क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। तो सारा कुछ वही होता है। देखो प्रोफेज सेकेंड मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated, and in the contrast of meiosis first and meiosis second resemble a normal mitosis। जो आपका meiosis second है, जैसे यहाँ पे क्या था, पूरा क्रोमोसोम कंडेंस होता है, यहाँ पे उतना कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन पूरा हुआ ही नहीं होता, तब तक प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। जैसा नॉर्मल माइटोसिस में चेंजेस होते हैं वैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगा, क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट होगा, कंडेंस होगा, एंड अगेन मेटाफेज में। अब यहाँ का जो मेटाफेज होगा, दो क्रोमोसोम डॉटर सेल में था तो दोनों के दोनों कहां पे आके अरेंज हो गए? मेटाफेज प्लेट पर। ठीक है। अब जो एनाफेज सेकेंड है, यहां पे आपको क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहां पे होगा, और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ तो टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, एंड क्या बन गया? दो डॉटर सेल फिर से तैयार हो गए, है ना? अब ये दो डॉटर सेल बने थे मियोसिस फर्स्ट में, इससे ये दो डॉटर सेल बन गया, एंड अगेन सेकेंड डॉटर सेल से दो और बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बन गए? 4 बन गए। एक पेरेंटल सेल जो मियोसिस में एंटर करता है, जो मियोसिस में डिप्लॉइड सेल एंटर करता है, उससे क्या बन जाते हैं? 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये 4 डॉटर सेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो भी इनका पेरेंटल सेल डिवाइड करता है। ठीक है। तो ये टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस आपने सेम एज इट इज, जैसा माइटोसिस का था वैसा यहां भी होता है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है, सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देख लिया था, रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये हमने देख लिया था। यहां मियोसिस की जरूरत क्यों पड़ी? तो मियोसिस की जरूरत जो है नेचर को क्यों पड़ी, उसका सिग्निफिकेंस के तौर पर या इंपॉर्टेंस के तौर पर देख लो। मियोसिस मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीसीज इज अचीव्ड। हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को एज इट इज मेंटेन रखना जनरेशन बाय जनरेशन with some changes, with some variation is achieved by meiosis। कैसे? वो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो इधर क्रोमोसोम है, मैं 2n को 46 लिख रहा हूं। ठीक है। अब हमारा जो हम जिससे ओरिजिनेट में फादर एंड मदर, यह भी 46 है।
ठीक है। अब अगर इनमें हमने मान लिया कि माइटोसिस से, एक पहला केस मान लेते हैं, माइटोसिस से क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइटोसिस से कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो जो गैमीट बना वो कैसा बनेगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला, और इसका फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन होना है, 2 गैमीट बनेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर जाइगोट में जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 92। कितना हो जाएगा, 92, है ना, क्या 46 क्रोमोसोम वाला सेल है, 46 क्रोमोसोम वाला सेल यहां भी है। एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है मियोसिस, और यहां भी होता है क्या, मियोसिस। मियोसिस से जो गैमीट बनता है वो जस्ट 23 क्रोमोसोम वाला बन जाता है, जस्ट हाफ। यहां भी 23 क्रोमोसोम वाला गैमीट बनता है, और इनका फ्यूजन होता है तो बनता क्या है, जाइगोट। और इस जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर कितना, जस्ट अगेन रीगेन कर लिया जाता है, 46। अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या ये क्रोमोसोम नंबर सेम मेंटेन हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में इनकॉर्पोरेट नेचर को करना मजबूरी थी एवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए। तो वो जब वेरिएशन लाने की कोशिश के लिए एक नया एडवांस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन लाया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई लोड नहीं है, वहां तो डिप्लॉइड सेल ही एक कंप्लीट प्लांट बना देता, बट वो आइडेंटिकल प्लांट बनता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अगर नेचर में चेंजेस लाने थे, जो कि एवोल्यूशन का एक रॉ मटेरियल है ना, तो एवोल्यूशन के लिए 2 इंडिविजुअल का इस्तेमाल करा। जब 2 इंडिविजुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये डिवीजन माइटोसिस से कराते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर जनरेशन बाय जनरेशन डबल होता चला जाएगा। एंड जब क्रोमोसोम नंबर जब डबल होता जाएगा तो स्पीसीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पीसीज की जो स्पेसिफिसिटी है, वो खत्म हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यहां पे डिवीजन को ही चेंज करा, रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट करना था, है ना। इनकॉर्पोरेशन, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 इंडिविजुअल का गैमीट, 2 इंडिविजुअल के नए जेनेटिक कॉम्पोजिशन को मिक्स करने का उनका पॉसिबल जो तरीका था वो करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट डिवीजन क्या कर दिया, माइटोसिस को चेंज करके मियोसिस। अगर बिना मियोसिस के करते तो ये प्रॉब्लम आती। तो ये है मियोसिस का पहला इंपॉर्टेंस, टू अचीव द या टू कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर फॉर अ स्पीसीज, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला स्पीसीज है। देखो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अचीव द अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस हमने पहले ही बात कर ली, इट ऑल्सो इंक्रीजेस जेनेटिक। क्यों, मियोसिस में आपने जेनेटिक वेरिएबिलिटी का रीजन पढ़ लिया है, वो क्या था, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ 2 इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट, 2 अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट, तो वेरिएबिलिटी आने का चांस ज्यादा है इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम one generation to the next generation, and variation is very important process of evolution. तो मुझे नहीं लगता अब आपको मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझने में समस्या आएगी। और एवोल्यूशन क्यों जरूरी है, अब ये भी सवाल